आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन, विपक्ष ने चिट्टा मुक्त हिमाचल का दिया संदेश। विशेष जर्सी पहन सदन पहुंचे बीजेपी विधायक। विधानसभा में अंतिम दिन दिखा अनोखा दृश्य, नशे के खिलाफ पक्ष विपक्ष एकजुट, कहा नशे का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर। नेता प्रतिपक्ष ने नशे पर जताई चिंता, कहा नशे के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार के साथ। एबीवीपी ने पुलिस बल और सरकार पर छात्राओं संग अभद्रता रवैये के लगाए आरोप, मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज विधानसभा सत्र के 8वें और अंतिम दिन बीजेपी विधायक दल एक विशेष संदेश के साथ सदन में पहुंचा। सभी बीजेपी विधायकों ने चिट्टा मुक्त हिमाचल, एक नया हिमाचल लिखी जर्सी पहनकर नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने की कोशिश की। विपक्ष ने कहा कि चिट्टा के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता और कठोर कार्रवाई की जरूरत है और ये मुद्दा किसी भी तरह की राजनीति से ऊपर है। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार चिट्टा माफिया पर लगाम कसने में विफल रही है, इसीलिए विपक्ष जनता की आवाज बनकर सदन के भीतर और बाहर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है और हमें सबसे बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि आने वाली जनरेशन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल देवभूमि में भी नशे का प्रचलन कभी किसी दौर में बॉर्डर एरिया में होता था, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट होते थे वहाँ उसके बॉर्डर के साथ होता था। आज चिट्टा सुदूर जहाँ आदमी भी नहीं पहुँचता है, पहुँचने में मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर भी चिट्टा पहुँच गया, नशा पहुँच गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने की बात है और हम इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग भी दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सरकार कोई योजना बनाती है, विपक्ष के विधायकों का भी उसमें सहयोग लेकर के इस नशे के खिलाफ अभियान चलाने में काम करना चाहती है तो हमारी सेवाएं उसमें निश्चित रूप से सरकार ने संशोधन किया है। आप प्रदेश में ये बाकी बातें बाद में करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा तपोवन में शीतकालीन सत्र के 8वें और अंतिम दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर नशे के बढ़ते खतरे के विरोध में पक्ष और विपक्ष एक मंच पर नजर आए। दोनों दलों के विधायकों और नेताओं ने एक साथ नारे लगाकर प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ अपना कड़ा संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि नशे का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है और इस पर सामूहिक लड़ाई ही कारगर होगी। सभी ने समाज को जागरूक करने, युवाओं को इस बीमारी से बचाने और ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं विधानसभा परिसर के बाहर लगे इस अनूठे प्रदर्शन ने साफ संकेत दिया कि हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त समाज के लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साझा प्रयास करने को तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बढ़ते हुए नशे को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि नशा पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। हमारा देश प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। नशा आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके खिलाफ राजनीति से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने की। हम इसको लेकर प्रदेश सरकार को सहयोग भी दे रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। इसमें सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो हमारी सेवाएं उसमें जरूर होंगी।
शुरू सारे महीने बता दें आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे में नशे के खिलाफ पक्ष विपक्ष एकजुट दिखा और इसी दौरान नशा पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ 3 साल में 5,500 करोड़ आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश को दिए। आगे भी सहायता आएगी, लेकिन ये सहायता सरकार चलाने के लिए नहीं, आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए आएगी। कांग्रेस के नेताओं के जेब में नहीं आएगी। और ये चाहते हैं कि 1500 करोड़ रुपए ऐसे आए जैसे कि ट्रेजरी में नहीं, सरकार के खाते में नहीं, इनकी जेब में आए। वो तो नहीं हो सकता है। पूरा हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है। 3 साल सरकार के त्रासदी में बीते और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में यह पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आए, आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। आपदा प्रभावित इलाके के दौरे के बाद आपदा प्रभावित लोगों को मिले 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शोर डाल रहे थे। धर्मशाला में छात्र आंदोलन में एबीवीपी लाल हो गई है, जिससे कल प्रदर्शन के दौरान जोरावर स्टेडियम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कथित पुलिस बल प्रयोग ने माहौल गर्म कर दिया है। अभाविप ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार पर छात्रों की आवाज कुचलने का आरोप लगाया। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो पुलिस बल का दुरुपयोग जारी रहा तो आंदोलन और बड़ा होगा। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस मुद्दे को, इस घटनाक्रम पर क्या कदम उठाती है। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए जाते हैं, तब कैसे वहां पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया जाता है, उस विषय में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। अगर मैं बात करूं पूरे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद बड़े लंबे समय से 3 सालों से संघर्ष करता आ रहा है अपनी छात्र मांगों को लेकर, और विद्यार्थी परिषद ने अपने हर एक मंच से ये चेताया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में छात्रों को लेकर क्या क्या समस्या है, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, चाहे वो पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 एकड़ भूमि हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, ऐसी अनेकों समस्याएं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और इसको अपने मंच से विद्यार्थी परिषद ने इस प्रदेश सरकार को बताया है कि ये समस्याएं पूरे हिमाचल प्रदेश में है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद बड़े लंबे समय से अभी कुछ दिनों से 11 सूत्रीय मांगों पर अपने कैंपसेस में और हिमाचल प्रदेश के सभी कैंपसेस में, यानी कि इस पूरे शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर जहां एबीवीपी पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत था और विधानसभा घेराव 3 तारीख को जहां विद्यार्थी परिषद कर रही थी, इस विधानसभा घेराव को ध्वस्त कैसे किया जाए, इसको लेकर के भी प्रदेश के मुखिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यही कारण है कि पिछले कल डिग्री कॉलेज धर्मशाला के अंदर एक कार्यक्रम उन्हीं के ही पिछलग्गू छात्र संगठन, यानी कि सोनिया जिनकी मम्मी है, वो कहने वाले लोग एक कार्यक्रम रखते हैं। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होता है, तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। आप समझिए कि वो जानते थे कि इस धर्मशाला के अंदर सबसे बड़ा महाविद्यालय, यानी कि संख्या की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़ा महाविद्यालय कोई है तो धर्मशाला डिग्री कॉलेज है। और उसी डिग्री कॉलेज के अंदर वो कार्यक्रम रखते हैं और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते भी हैं। और पहुंचते हालांकि वो रात के 10 बजे हैं, क्योंकि मुझे लगता है रात में वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको भनक थी, उनको पता था, वो डरते हैं विद्यार्थी परिषद से और इसी वजह से वो रात में कार्यक्रम में आते हैं, दिन में कार्यक्रम में नहीं आते हैं। ये भी एक सोचने वाला विषय है कि मुख्य अतिथि के तौर पर आप जा रहे हैं
लेकिन रात के 10 बजे जो है वहां जबरदस्ती छात्रों को बिठा करके प्रधानाचार्य अन्य अध्यापक गणों द्वारा जबरदस्ती छात्रों को बिठा करके प्रिंसिपल खुद वहां पर बैठे रहते हैं रात के 10 बजे। क्यों? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री जी के करीबी बनना है, उनको मुख्यमंत्री जी की चमचागिरी करनी है। तो कुल मिलाकर के हमारी इस विधानसभा घेराव को ध्वस्त करने का भरपूर प्रयास प्रदेश की प्रशासन, प्रदेश की सरकार अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से 2 दिन पहले ही हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन 2 दर्जन के करीब कार्यकर्ताओं को, जिसमें 6 छात्रा बहनें थी, उनको जेल के अंदर डाला जाता है ताकि हमारा ये विधानसभा घेराव कैसे ध्वस्त हो सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद भी करूंगा हर एक कार्यकर्ता का भी, हर एक उस न्यूट्रल स्टूडेंट का भी, जो कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई के लिए इस विधानसभा घेराव के अंदर लगभग 2000 की संख्या का जिला कांगड़ा के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और इस विधानसभा घेराव को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। यानी कि जिस घेराव के लिए हम लोग आए थे, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग आए थे, उसके बारे में नैन्सी जी ने आपके समक्ष वो विषय रखा है। ऐसे 11 आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक डॉक्टर जनक राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है और ये राशि प्रदेश को निश्चित रूप से प्राप्त होगी। डॉक्टर जनक राज ने दावा किया कि केंद्र सरकार आपदा के समय लगातार हिमाचल के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में किसी भी तरीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो पक्ष की अगर हम बात करें तो पक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है। आखिरकार जो 1500 रुपए है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर जो घोषणा की थी कि प्रदेश को 1500 रुपए दिए जाएंगे, आखिरकार वो कब आएंगे? फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज जी, इनसे विस्तारपूर्वक चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार यही आरोप लगाया जाता है कि आखिरकार जो 1500 है कब तक आएगा? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, इन लोगों को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी में, देश के प्रधानमंत्री हैं जो, उनमें और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है पूरी दुनिया जानती है। और मोदी जी की ये खुद की ये स्टेटमेंट है कि किसी भी नेता की विश्वसनीयता जनता के बीच में जो बनती है वो अपने कथनों पर टिके रहने से बनती है। ये नहीं कि आज कुछ कह दो कल कुछ कह दो। मोदी जी ने जो कहा है 1500 करोड़ हिमाचल को आपदा में देने के लिए, वो बिल्कुल सत्य कहा है और वो दे रहे हैं, देंगे। समस्या क्या हो रही है? समस्या क्या हो रही है कि मोदी जी वो 1500 करोड़ जो देंगे, मोदी जी ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि ये पैसा केवल आपदा प्रभावित लोगों को मिले, जिनका नुकसान हुआ है उनको राहत और पुनर्वास के लिए पैसा लगे, और किस तरीके से इस पैसे को हम भेजें ताकि इनके चोर दरवाजे से पैसे को, भ्रष्टाचार जो ये करते रहे हैं आपदा में भी, उसके रास्ते बंद किए जाएं। इनको तकलीफ इसी बात से हो रही है क्योंकि मोदी जी ने इस तरीके से टाइट करके उस पैसे को देना है कि उसमें से इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये चाह रहे हैं कि उस पैसे को सीधे एकदम खाते में डाल दिया जाए। मोदी जी उस पैसे को चिन्हित करके देने वाले हैं कि घरों का कितना नुकसान हुआ है उसके लिए कितना पैसा देना है, रोडों का क्या नुकसान हुआ है उसके लिए कितना पैसा देना है, जानों का जो नुकसान उसके लिए कितना देना है, किस चीज के लिए कितना, उसको मीन्स टाइड मनी कहा जाता है कि जो एक विशेष कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। तो इनको जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ केवल इस बात से हो रही है क्योंकि उनको उस 1500 करोड़ में से खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, काफी आप चर्चा में रहते हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्र या भरमौर में जाइए, अन्य किसी भी वोट क्षेत्र में जाते हैं तो आप खासकर प्रचार के साथ साथ लोगों की जन समस्याओं के साथ सुनते सुनते उनका इलाज भी करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोगों का क्या कहना रहता है? देखिए, ऐसा है ना कि लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। यहाँ विधानसभा चल रही है, यहाँ पे भी कई पहुंच रहे हैं, अभी भी कुछ आ रहे हैं और आते रहते हैं, कोई भी पूछता है। तो अब ये तो मेरे पास स्किल है जो मैंने 15 साल पढ़ाई करके प्राप्त किया है। अब मेरा ये मानना है कि इस स्किल का इस्तेमाल जितना जन कल्याण के लिए, देखिए राजनीति में आने का मकसद क्या है? कोई किसी पद प्रतिष्ठा या पैसे की राजनीति में थोड़ी आए, राजनीति में जन सेवा के लिए, किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से हो। अब जो जिसको जो तकलीफ है, चाहे वो शारीरिक बीमारी की तकलीफ है, चाहे कोई प्रशासनिक काम में देरी की परेशानी है या कोई और समस्या,
तो वो अपनी समस्या लेके हमसे आते हैं, अपनी समस्या का जिक्र करते हैं। जितनी क्षमता ईश्वर ने हमारे भीतर दी हुई है, उस क्षमता से हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी मदद करें। और रही ये डॉक्टरों की बात, तो अब कोई जब मेरे चुनाव प्रचार के या मेरे राजनीतिक किसी भी कार्यक्रम के बीच में जब लोग अपनी रिपोर्टें लेके बीजेपी विधायक राकेश जामवाल ने सुंदरनगर मेले में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि मेले की अनुमति भले ही 1 माह के लिए दी जाती है, लेकिन मेले की दुकानें 2 माह तक चलती हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों को भारी नुकसान होता है। वहीं इस समस्या को लेकर हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा विधायक राकेश जम्वाल जी। खासकर इन्होंने एक मुद्दा सदन में उठाया था, जिस तरीके से जो पारंपरिक मेले हैं वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो अन्य मेले लगाए जाते हैं, इससे कहने तो कहीं जो अन्य व्यापारी है उनके जो खरीदारी में भी कहने तो कहीं प्रभाव पड़ता है। अगर हम समर फेस्टिवल की बात करें या फिर अन्य करें, ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी कई मेले लगते हैं, जिसके चलते जो लोअर बाजार है या फिर अपना माल रोड है, वहां के व्यापारी को भी प्रभाव पड़ता है। पूरे प्रदेश का ये बुरा मसला है, विस्तार पूर्वक चर्चा की। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से आपने ये सदन में मामला भी उठाया था, क्या कितना प्रभाव जो व्यापारी को इस पर पड़ रहा है? मामला भी सुंदरनगर मेरे विधानसभा क्षेत्र का सामने आया कि वहां पर एक मेले को अनुमति जौहर पार्क में दे दी, जो मेला 1 महीना चलेगा। अनुमति 1 महीने की दी जाती है और वो मेला लगभग 2 महीने चलता है। जो व्यापारी हर प्रकार की फॉर्मेलिटीज पूरी करके, लाइसेंस लेके, हर विभागों से अनुमतियां लेकर जो प्रॉपर वहां पर दुकानें कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान आज हो रहा है। हमने कहीं भी मेलों का विरोध नहीं किया। मेले हमारी संस्कृति है, मेले हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, मेले होते आ रहे हैं। हमने कहा कि शिवरात्रि होती है, उसका व्यापारी विरोध नहीं कर रहे, हम भी विरोध नहीं करते। सुंदरनगर में देवता मेला होता है, नलवाड़ होता है, कुल्लू का दशहरा हो, शिमला का समर फेस्टिवल हो, मनाली का विंटर कार्निवाल हो, इस प्रकार के अनेकों मेले जो हैं वो प्रदेश भर में मनाए जाते हैं, चाहे वो मिंजर है, चाहे वो लवी मेला है। हमने कहा कि ये पारंपरिक और देव आस्था से जुड़े हुए जो मेले हैं वो हो, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कुछ व्यापारी आकर परमिशन लेकर किसी ग्राउंड के अंदर, जिनके पास ना तो मापतौल विभाग की कोई अनुमति होती है, ना कोई खाद्य विभाग से कोई अनुमति होती है, और उनको परमिशन दी जाती है, और उसके कारण से स्थानीय व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। शिमला का भी ऐसे देखने को आता है। शिमला में आपने देखा अक्सर जब टूरिस्ट सीजन पीक पर होता है तो रिज मैदान पर परमिशन दी जाती है, कुछ लोग वहां टेम्परेरी दुकानें बनाकर व्यापार करते हैं। जो व्यापारी मॉल रोड पर, जो व्यापारी लोअर बाजार में या शिमला के अन्य बाजारों में जहां पर भी परमानेंट अपनी दुकानें कर रहे हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है। इसी प्रकार का मामला सोलन का, इसी प्रकार हमीरपुर का, ऊना का, प्रदेश भर के अनेकों मामले ऐसे ध्यान में आए। और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई, बहुत से व्यापार मंडलों के विभिन्न स्थानों के अध्यक्षों से भी मेरी बात हुई। सबने इस बात का समर्थन किया है कि इस प्रकार के मेले आयोजित नहीं होने चाहिए। सदन के अंदर मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा तो रखा ही रखा, उसके साथ मैंने प्रदेश भर के इन सारे मेलों की भी चर्चा की। अगर देखा जाए राकेश जम्वाल जी, जिस तरीके से जो सरकार है 11 दिसंबर को जश्न मना रही है, और खासकर उस क्षेत्र में मना रही है जहां पर मंडी में अत्यधिक आपदा है, आप भी मंडी ऐसे ही विधायक हो खासकर, तो कितना आप देखते हैं कि जो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, क्या उचित है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को जश्न ही मनाना था तो किसी और जिले को चुन सकती थी। सबसे पहले आपदा आई तो मंडी में आई, सबसे ज्यादा जाने गई तो मंडी में गई, सबसे ज्यादा लोग लापता हैं तो मंडी में है, सबसे ज्यादा नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ तो मंडी जिला में हुआ। और स्वाभाविक तौर पर जो परिवार, जिनके परिवारजन चले गए, जिनके परिवार अभी तक मिले नहीं हैं, जिनके घर चले गए, जमीनें चली गई, पशुधन चला गया, इस स्थिति में सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो 3 साल का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ आपने डिजास्टर एक्ट लगाया हुआ है, आप कहते हैं कि प्रदेश में हमने डिजास्टर एक्ट लगाया है, और दूसरी तरफ आप जश्न मना रहे हैं। फिर जब सदन के अंदर, सदन के बाहर हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो सरकार मुकर गई, कहते कि हम जश्न नहीं मना रहे, हम तो अपना विजन जो है वो जनता के समक्ष रखेंगे। 3 साल हो गए, विदाई का समय आ गया, आपका किस बात का विजन? मुझे लगता है कि इस प्रकार का जश्न, जहां आप पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को स्थगित कर रहे हैं कि डिजास्टर एक्ट
संजौली विवादित मस्जिद को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली दोनों मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलें फिलहाल नहीं टूटेंगी। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को होगी। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद को गिराने के निगम कमिश्नर और जिला अदालत के फैसलों को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब मार्च में होने वाली सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं। मंडी के जिला प्रशासन उपायुक्त अपूर्व देवगन ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बेहद सख्ती से कार्य करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्रग्स से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल पाया गया तो उसे तत्काल सेवा से हटाया जाएगा। तो लगातार आपको बता दें, चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में अपनाई जा रही है और जिले की पंचायतों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। डीसी अपूर्व देवगन ने सख्ती से काम करना भी शुरू कर दिया है और पकड़े जाने पर सरकारी कर्मचारी तत्काल बर्खास्त किए जाएंगे। तो आपको बता दें, लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है और अब प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जाएगी। 555 में से 24 पंचायतें ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पे जिनको हम मानते हैं कि ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से और सप्लाई की रोकथाम के लिए ज़्यादा कार्य पुलिस को करना है, जिस पे एसपी मंडी निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आप समय समय पे आपके साथ पुलिस द्वारा एसपी मंडी के कार्यालय से जानकारी भी शेयर की जाती है या थानों से शेयर की जाती है कि क्या कौन पकड़ा गया, क्या कार्यवाही हुई है। चाहे इस ज़िले में कार्यरत मुलाजिम या इस ज़िले के रहने वाले किसी और ज़िले में कार्यरत सरकारी मुलाजिम, चाहे वो परमानेंट हैं, डेली वेजर हैं, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट हों, कुछ कर्मचारी ऐसे पिछले 2-3 वर्षों में संलिप्त पाए गए थे ऐसी गतिविधियों में। इनमें से अभी तक 3 कर्मचारियों का रिमूवल सर्विस से हो चुका है और बाकियों पे भी जो संबंधित उनके अधिकारी कर्मचारी या उनका जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है उन तक जानकारी भी पहुँचाई गई है। वो चाहे शिमला में हो, किसी अन्य ज़िले में हो, जो भी उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कि उन पे तुरंत कार्यवाही की जाए। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।